नमस्कार दोस्तों, मैं आपका टीचर होस्ट मिस्टर के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरि मोहन पर। आज का जो हमारा मेन वीडियो है ये बनने वाला है आपकी मेडिसिन के बारे में, जिस मेडिसिन को आप सभी HCQ के नाम से जानते हैं। उसका पूरा नाम है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। और इसमें हम जानेंगे कैसे इंडिया सॉफ्ट पावर में राइज होता जा रहा है और कैसे ग्लोबल लीडर्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते नहीं थक पा रहे हैं। ऐसा इन्होंने क्या किया कि अलग अलग कंट्रीज से ट्विटर पर, फेसबुक पर, इकोनॉमिक टाइम्स पर, अलग अलग जगह पर प्रधानमंत्री की तारीफों के पुल बनते जा रहे हैं और इस से हमारे और विदेशों के बीच में संबंध भी सुधरते जा रहे हैं। तो आज हमारा जो वीडियो है इन सभी चीजों को लेकर चलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली चीज, टॉपिक का नाम हम आपको बता चुके हैं। तो सबसे पहली चीज आती है कि क्या हाइड्रोक्लोरोक्विन इंडिया की लेटेस्ट सॉफ्ट पावर है। अब इस चीज को समझना तभी पॉसिबल हो पाएगा जब एक विद्यार्थी को सबसे पहले पता चले डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट पावर एंड हार्ड पावर। हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर में डिफरेंस क्या होता है। जब तक ये नहीं जानेंगे बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो सबसे पहली चीज जानिए, हार्ड पावर का अर्थ होता है जब एक देश अपनी ताकत का प्रयोग करके कमजोर, हीन या छोटे देश को डराकर, धमकाकर, पैसे की ताकत दिखाकर, अपना रुतबा दिखाकर, अपनी हेजिमनी दिखाकर अपने काम को करवाने का प्रयास करता है। इस परिस्थिति में दोनों देशों में छोटा देश काम तो कर देता है, लेकिन वो फिराक में रहता है कि कब मजबूत देश का साथ मिले, सहारा मिले और वो रिटेलिएट करे या फिर पीछे की तरफ हटे। जबकि सॉफ्ट पावर का मतलब होता है कि परिस्थिति के अंदर ज्यादा से ज्यादा, मुसीबत की परिस्थिति के अंदर ज्यादा से ज्यादा सॉफ्ट टर्म्स का इस्तेमाल करके, प्लीजिंग एटीट्यूड का इस्तेमाल करके, अपने साहित्य, कल्चर और फॉरेन पॉलिसीज के अंदर स्लो मूड्स और स्लो नेचर के आधार पर, सॉफ्ट नेचर के आधार पर रिलेशन बनाए जाए। ये रिलेशन जो बनाए जाते हैं सॉफ्ट पावर के, ये लॉन्ग टर्म के इफेक्ट्स तक चलते हैं। इस सॉफ्ट पावर के द्वारा बनाए गए जो रिलेशन है ये दूर तक काम देते हैं, जिसके अंदर साथी देश सदैव आपकी सहायता के लिए तत्पर खड़े रहते हैं। तो जो अब आपको सभी को पता है कि कोरोना वायरस के दौरान क्लोरोक्विन, जो आपकी हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन, जो HCQ नाम की जो मेडिसिन है, ये इस समय में बहुत ज्यादा रामबाण की तरह इस्तेमाल हो रही है और इंडिया जो है इसको बांट रहा है दूसरे देशों को। तो जिससे क्या है कि मृत्यु दर में इस बीमारी से कमी आई है, क्योंकि ये एक एनेको एंटी मलेरियल मेडिसिन जरूर है, लेकिन इसका इफेक्ट कुछ स्टडी से, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हर स्टडी से, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन कुछ स्टडी से ये पता चला है कि ये क्लोरोक्विन की जो मेडिसिन है ये कोरोना वायरस से फाइट करने में बहुत सहायता करती है। इसी वजह से पूरे विश्व के 55 देश ऐसे हैं जो इस बीमारी से तो ग्रस्त हैं और इस बीमारी से ग्रस्त होने के बाद अलग अलग तरीकों से डिमांड कर रहे हैं कि हमें यह मेडिसिन प्रोवाइड कराई जाए। इस मेडिसिन की इतनी डिमांड बढ़ गई है कि भारत को अपने जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनकी सपोर्ट से एक दिन में 20 करोड़ टैबलेट्स बनवानी पड़ रही हैं। 20 करोड़ टैबलेट्स बनवानी पड़ रही हैं और मार्केट की डिमांड को पूरा किया जा रहा है। इससे दूसरे देशों की डिमांड भी पूरी होगी और अपने देश के अंदर, ताकि बीमारी से मरने वालों की संख्या कम हो, तो उसका बफर स्टॉक भी रखा जाएगा। तो इस परिस्थिति में जब इंडिया अपना इतना सॉफ्ट नेचर अपना रहा है, जब इंडिया इतना सॉफ्ट नेचर अपना रहा है, तो इससे दूसरे देशों के साथ काफी अच्छे संबंध बनते जा रहे हैं और जब संबंध बन रहे हैं तो धीरे धीरे इंडिया एक सॉफ्ट पावर की तरह सामने आ रहा है। तो चलिए जानते हैं सॉफ्ट पावर होता क्या है।
सॉफ्ट पावर की यदि बात करें तो यहां पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हार्वर्ड के पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने सॉफ्ट पावर को एक एबिलिटी बनाया जिसके अंदर हम परसुएड करते हैं दूसरों को मैसेज पहुंचाते हैं, बिना दबाव के अपनी बातों को मनवाते हैं, बिना प्रेशर के अपने पॉजिटिव पॉइंट्स को दिखाकर, पॉजिटिव सॉफ्ट कॉर्नर्स को दिखाकर, अपने नेचर और रिलेशंस को दिखाकर हम अपने संबंध अच्छे स्थापित करते हैं, जिससे क्या है कि हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट के आधार पर अपनी वैल्यूज बनाते जाते हैं। इसके अंदर सॉफ्ट पावर जो है हमारे कंट्री की बहुत सारी चीजों पर काम करती है। हालांकि ये जो है कंट्री से अट्रैक्टिवनेस प्राप्त करती है और ये 3 सोर्सेज पर काम करती है, कल्चरल, पॉलिटिकल और फॉरेन पॉलिसीज। ये जो मेडिसिन इस समय बांटी जा रही हैं ये फॉरेन पॉलिसीज के अंदर आती हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर आती हैं। अब अगर बात करें तो इंडिया के पास ऐसी बहुत सारी वैरायटीज हैं जिसे सॉफ्ट पावर के रिसोर्सेज बोला जा सकता है, और ये सॉफ्ट पावर के रिसोर्सेज अभी हम नीचे डिस्कस करने वाले हैं। एनालिस्ट कहते हैं कि सॉफ्ट पावर ऐसी पोटेंशियल, ऐसी क्षमता है जिससे हमारे एफर्ट्स जो हैं वो मल्टीपल टाइम प्लस हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं, और इससे बेनिफिट ये मिलता है कि हम जब भी अपना ऑब्जेक्टिव लेकर किसी दूसरे कंट्री की तरफ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो हमारी सहायता करने के लिए तत्पर तैयार खड़ा रहता है और हमारी पॉलिसीज को बहुत ध्यान से सुनता है। अब इसका एक एग्जाम्पल देते हैं, इसको एग्जाम्पल को ध्यान से सुनिएगा। इंडिया ने इस समय जैसे लगभग 13 देशों के अंदर मेडिसिन को पहुंचाने का सबसे पहला जिम्मा लिया है, जिसमें सार्क के सारे देश हो गए, सऊदी अरब हो गया, ब्राजील हो गया और भी बहुत सारे देश हो गए, अब मॉरिशियस हो गया। इन सभी देशों को जब हम इस महामारी के अंदर पूरे विश्व की जो इकोनॉमी डाउन होती जा रही है उस समय पर मेडिसिन के सहायता से उनको इस बीमारी से इजाद दिलाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इस परिस्थिति में जब हम रिकवर हो जाएंगे तो ब्राजील से या बाकी कंट्रीज से हमारे देश का फॉरेन ट्रेड बढ़ेगा, कंट्रीज के अंदर जो हमने मदद करी उससे बेनिफिट्स मिलेंगे और हमें किसी समय मुसीबत होगी तो वो हमारा सपोर्ट डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि वो भी खुद भी एक सॉफ्ट पावर की तरह खुद को रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए सॉफ्ट पावर के रिसोर्सेज की बात करते हैं। अब सॉफ्ट पावर के इंडिया के रिसोर्सेज की बात करें तो सबसे पहला इंडिया के अंदर जो आध्यात्म है, योगा, मूवीज, टेलीविजन, क्लासिकल, पॉपुलर डांस हो गया, म्यूजिक हो गया, इन सभी के अंदर हमारा जो मेन प्रिंसिपल रहता है वो रहता है नॉन वायलेंस का। नॉन वायलेंस का लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशन के आधार पर हम लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, प्यार मोहब्बत दर्शाते हैं, जिसके अंदर लड़ाई झगड़ा, वैर विरोध या किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि इंडिया अकेला एक ऐसा कंट्री है जहां पर विश्व के सभी धर्मों का, सभी कल्चर्स का, सभी कम्युनिटीज का सम्मान किया जाता है। जब ऐसी परिस्थिति आती है तो सिविलाइजेशंस जो है अदर कंट्री की वो भी इंडिया में रिफ्यूज पाती हैं, जिसमें से पारसी, ज्यूज, क्रिश्चियन और मुस्लिम्स की बात करें। जैसे कभी आपने सुना नहीं होगा लेकिन इंडिया में मैंगो फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है। मैंगो फेस्टिवल कोई इंडिया का अपना वो नहीं है, अपना क्या नाम है, अपना त्योहार नहीं है। ऐसे ही क्रिश्चियनिटी के आधार पर इंडिया में 25 दिसंबर को आप वो सेलिब्रेट करते हैं, क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, तो ये भी एक दूसरे के कल्चर को अपनाना है। तो इंडिया जो है वर्ल्ड के अदर कल्चर्स को सबको फ्रीडम देता है। इससे क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन जो है वर्ल्ड में स्ट्रॉन्गेस्ट कहला रही है इस समय, कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग है कि इतनी वैरायटीज के बाद में भी यूनिटी को दर्शाती है। इंडिया में लगभग सारे मेजर रिलीजियन है, जिसमें हिंदुज्म हो गया, इस्लाम, क्रिश्चियन, सिखिज्म, जैनिज्म, बुद्धिस्ट, सारे के सारे धर्म यहां पर पूरी स्ट्रेंथ के साथ रहते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, जिसके अंदर भारत के वे सभी अधिकार समान रूप से दिए जाते हैं जो मौलिक अधिकार हमारे संविधान में लिखे गए हैं, बिना धर्म का, जात का, पात का बदलाया भेदभाव किए बिना। इंडिया की यही सॉफ्ट पावर जो है डिप्लोमेट्स की एंगेजमेंट को इंप्रूव करती है, बेनिफिट दिलाती है और विदेशों में इनको बहुत ज्यादा
वैल्यूज मिलती है। वैल्यूज इस तरीके से मिलती है कि एक तो देश आता है इंडिया, जिसके इस वेलकम के लिए पूरा वर्ल्ड खड़ा हो जाता है, दूसरा ऐसा ही देश आता है अदर कोई भी, जैसे पाकिस्तान हो गया या म्यांमार हो गया, इनकी इतनी वैल्यू नहीं मिल पाती है। तो ये भी एक कारण है। इंटरनेशनल योगा दिवस जो हमारे इंडिया में बनाया जाता है, ये पूरे वर्ल्ड वाइड जो है सॉफ्ट पावर के रूप में लोग अपना रहे हैं। इंडिया के डांस को, इंडिया के कल्चर को, इंडिया के इस समय तो जैसे श्री कृष्ण का जो आपका इस्कॉन टेम्पल है, इस्कॉन टेम्पल के आधार पर श्री कृष्ण की पॉपुलैरिटी लगभग पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत ज्यादा जगहों पर देखी जा सकती है। इंडिया का यही कारण है कि जब भी हमारे एम्बेसडर्स जो कैरी आउट करते हैं किसी भी चीज को, तो पूरे वर्ल्ड से इनको सपोर्ट मिलता है। इसी बीच में जो प्रोजेक्ट स्टार्ट होते हैं कंट्री के अंदर या अक्रॉस द वर्ल्ड, जो प्रोजेक्ट स्टार्ट होते हैं, इसके अंदर जो MEA है, इसके अंदर जो MEA है, ये अपने क्या करती है, एम्बार्क करती है प्रोग्राम्स को कि to build diplomatic mission and cultural centers under the country diverse style of आर्किटेक्चरल। यानी कि इंडिया अकेला एक ऐसा कंट्री है जो विश्व में सॉफ्ट पावर को प्रूव करने के दौरान बार बार ये दर्शाता है कि किस तरह से वो बाकी कल्चर्स के बाकी समय में डिप्लोमेट्स की भी सारी चीजों को एक्सेप्ट करता है। और MEA जिसका मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स से हमारे आपस के बिल्ड स्ट्रांग होते हैं, काफी अच्छे सिस्टम बनते हैं। यही एक कारण है जिसमें अगर हम बात करें बुद्धिज्म की, तो बुद्धिज्म के अंदर इंडिया ने 1959 में दलाई लामा साहब को जब इंडिया में प्रॉपर रिफ्यूज प्रोवाइड किया धर्म गुरु के आधार पर, जिसकी वजह से उन्हें 1962 के अंदर चाइना वॉर भी लड़ना पड़ा, लेकिन उस परिस्थिति में बुद्धिज्म से इतना स्ट्रॉन्ग ब्रिज क्रिएट हुआ कि आज के दिन इंडिया के अंदर ही नहीं, साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया और साउथ एशिया के अंदर भारत का काफी नाम है। और यही एक प्रोग्राम है जिसके अंदर, जैसे हम बात करें अगर आधार प्रोग्राम की, तो इसमें भी IT कैपेबिलिटी के आधार पर ह्यूज सोर्सेज मिले हैं सॉफ्ट पावर के लिए। तो मतलब कहने का कि भारत का सॉफ्ट पावर होना, पोलाइट नेचर होना और सभी को प्रॉपर रिस्पेक्ट देना, वैल्यूज देना, प्रोग्रेस के बराबर रास्ते देना और मुसीबत के समय हर देश की सहायता के लिए सदैव खड़े रहना, ये सॉफ्ट पावर का ही एक रूप है। अब अगर बात करें सॉफ्ट पावर एशिया, ईस्ट एशिया की, साउथ ईस्ट एशिया की, तो भाई इसके अंदर हिस्टोरिकल लिंक्स को रिवाइव करने के लिए काफी ज्यादा प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं जो कि फ्रूटफुल भी हैं। अगर बात करें तो उदयपुर में इंडो आसियान या फिर दिल्ली के अंदर जो इंडो एशियान जो प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, जहां पर लोग अलग अलग जगह से म्यूजिक, आर्ट, कल्चर, अपने अपने कंट्री की क्वालिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं, इससे पता चलता है कि सॉफ्ट पावर के रूप में पूरा वर्ल्ड इस समय इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन पाना चाहता है। इसी के अंदर जो यंगर जनरेशन है इंडिया की, वो भी कल्चरल, ये जैसे मैंने अभी बताया, एक दूसरे से अगर लैंग्वेज नहीं तो म्यूजिक, आर्ट, गेम्स और एजुकेशन के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टिविटी पा रहे हैं। यही एक कारण है कि पूरे एशियन रीजन में बुद्धिस्ट लिंक्स और बुद्धिस्ट सर्किट की वजह से इंडिया की जो योगा है ये सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी पा रही है। कंबोडिया, वियतनाम और लाओस जैसे, जकार्ता, बाली, बैंकॉक जैसे देशों में भी इंडियन कल्चरल सेंटर्स हैं, नालंदा यूनिवर्सिटीज का रिवाइवल हुआ और विदेशों में अब प्रॉपर वैल्यूज मिलने लग गई। अब अगर बात करते हैं चाइना अप्रोच की, चाइना और अमेरिका दो ऐसे देश हैं जो पावर में हार्ड जो पावर है, जैसे हम इंडिया वाले सॉफ्ट पावर के लिए मशहूर हैं, तो ये हार्ड पावर के लिए जाने जाते हैं। हार्ड पावर का मतलब होता है ताकत और पैसे के दम पर किसी भी काम को निकलवाने का प्रयास करना। अब एक चीज जानिए, सबसे पहली चीज, भारत के चीन से बार बार कोशिश करने पर भी संबंधों में ज्यादा सा सुधार नहीं आता है, क्योंकि चाइना जो है एक सेकंड के अंदर अंदर अपनी उन परिस्थितियों में बात करने को तैयार नहीं होता, जबकि
इंडिया, अमेरिका और चाइना ताकत के दम पर काम करने का प्रयास करते हैं, जिसके उदाहरण में आपको पता होगा वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट। इंडिया जो है सॉफ्ट पावर अपनाता है, जबकि चाइना जो है पाकिस्तान और अदर कंट्रीज के साथ मिलकर रिलेशन बनाकर एक बेल्ट एक रोड बनाना चाहता है, जिसे इंडिया को कवर किया जा सके। इसी में ही सीपैक का एक सेक्शन कवर हो जाता है। इंडिया की तरह ही चाइना की मिजी यूनिवर्सिटी भी फर्स्ट मास्टर डिग्री योगा में प्रोवाइड करती है, जिससे पता चलता है कि इंडिया की जो चीजें हैं वो भी चाइना एक्सेप्ट करता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अपने काम को निकालने के लिए वो कभी सॉफ्ट रूप नहीं, वो हमेशा पावर का रूप लेकर आता है। और यही कारण है कि चाइना से रिलेशन बनाते समय में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के कंट्रीज जो हैं इतनी जल्दी एक्सेप्टेंस नहीं रखते हैं। तो ये जो था वो था सॉफ्ट पावर, जिसके अंदर इंडिया जो है काफी नाम कमा रहा है। अब चलिए जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरोक्विन मेडिसिन से ऐसा क्या हुआ कि इंडिया को वर्ल्ड में वैल्यू मिलने लग गई और पूरे वर्ल्ड से ट्विटर पे अलग अलग तरीके से मोदी जी को और इंडियन लोगों को लव, अफेक्शन और थैंक्स गिविंग के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। तो चलिए ध्यान देते हैं। सबसे पहली चीज क्या है कि ये जो क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्लोरोक्विन जो मेडिसिन है, इसे HCQ बोला जाता है। आप HCQ के नाम से इसे आगे सुनते जाइएगा। HCQ एक ओरल मेडिसिन है जो ब्रांडिंग में पैलेक्विनिल नाम की मेडिसिन से मिलती है, अंडर ब्रांडिंग नेम मिल जाती है। अब ये जो HCQ मेडिसिन है सिर्फ ओरल इनटेक के लिए ली जाती है अंडर द डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन। ये मेडिसिन सिर्फ इंडिया में या कुछ ही देशों में बनाई जा सकती है। क्यों, उसका रीजन हम नीचे बताएंगे। लेकिन ये मेडिसिन जो है ट्रीट करती है मलेरिया, ल्यूपस, आपके बाद रेमेटॉइड आर्थराइटिस, ऐसी बीमारियों को ट्रीट करती है, जिससे वायरस जो है तेजी से बॉडी में इंफेक्शन ना करे, उनके लिए ये ट्रीट की जाती है। कुछ स्टडीज, यानी कि सारी स्टडीज नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा, लेकिन कुछ स्टडीज से पता चला कि ये नोवल कोरोना वायरस डिजीज के लिए भी हेल्पफुल है, जिसका एक लाइव एग्जांपल ये है कि इंडिया के अंदर बीमार कम पड़ रहे हैं लोग औरों की तुलना में, और रिकवरी की रेशो ज्यादा तेज है। इसी के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स को इस्तेमाल करते हुए सैकड़ों देशों ने इसकी डिमांड कर डाली है कि हमें इसे प्रोवाइड किया जाए। तो ये एक तरीके से गेम चेंजर है। जिस तरीके से पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी एक तरीके से डूब रही है और उस परिस्थिति में इंडिया के पास एक बल्क ऑर्डर में मेडिसिन की डिमांड है। अब मेडिसिन की डिमांड है तो जाहिर सी बात है कि एक तरफ रिस्पेक्ट भी मिलेगा, दूसरी तरफ व्यापार और इकोनॉमी को थोड़ा सा सांस लेने का मौका मिल जाएगा और इस दवाई के सेल करने से थोड़ा सा उन्हें प्रॉफिट मिलेगा। अब इस मेडिसिन को एक्सपोर्ट दो तरीकों से किया जा रहा है। पहला है ह्यूमैनिटेरियन। ह्यूमैनिटेरियन का मतलब होता है ये दवा उन देशों में फ्री दी जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी उन कंट्रीज के अंदर जो कंट्रीज पुअर हैं, जो कंट्रीज बुरे हालात में हैं, जिनके पास पेइंग कैपेसिटी नहीं है। और दूसरी, इसे कमर्शियल बेसिस पे यूज किया जाएगा। अब कमर्शियल बेसिस पे अगर यूज किया जाएगा तो जाहिर सी बात है बदले में पैसा मिलेगा। तो ये जो दोनों तरीके हैं ये बेनिफिट के आते हैं। अब मेडिसिन जो है सार्क कंट्रीज में भी डोनेट की जाएगी और अफ्रीकन कंट्रीज में भी डोनेट की जाएंगी। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। अफ्रीकन कंट्रीज की भी एक सेक्शन है जिसमें ये डोनेट की जाएंगी, क्योंकि मलेरिया वहां पर वैसे भी बहुत ज्यादा तेजी से फैलता है। जबकि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, पावरफुल कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज को ये मेडिसिन पे यानी कमर्शियल बेसिस पे दी जाएंगी। जैसे यूएस हो गया, जर्मनी हो गया, दे कैन बियर द कॉस्ट। अब इंडिया ने पहले, क्योंकि इसकी जो मेकिंग है इतनी ज्यादा अच्छी तेजी स्पीड से नहीं कर पा रहे थे, इसलिए इंडिया ने एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया कि पहले हम इस मेडिसिन को अपने कंट्री में यूज करेंगे। लेकिन जब अलग अलग देशों से बढ़ती हुई डिमांड्स आई और बहुत ज्यादा भारी मात्रा में बल्क ऑर्डर आने के अंदेशे आए, तो उस परिस्थिति में इंडिया ने फॉरेन रिलेशन को अपनाते हुए 13 देशों के लिए इस बैन को रिमूव कर दिया है।
अब ये बैन खत्म हो चुका है 13 कंट्रीज के अंदर, जिनमें से जैसे यूएस, स्पेन, जर्मनी, ब्राजील, नेपाल, भूटान, मॉरिशस एक्सेट्रा। याद रखिएगा, ना तो पाकिस्तान ह्यूमैनिटेरियन के अंदर आता है, ना ही कमर्शियल बेसिस पर आता है। इस मेडिसिन को किसी भी प्रकार से उधर अभी भेजने के कोई आसार नहीं है और कोई इसकी ऐसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। लेकिन ये मेडिसिन जब इतने कंट्रीज में जाएगी और रिवाइवल के सपोर्ट दिखाएगी, तो ये जाहिर सी बात है एक गेम चेंजर की तरह लोगों को दिखाई देगा कि जब पूरे वर्ल्ड की सुपर पावर डूब रही थी, उस परिस्थिति में इंडिया ने कैसे उनको रिवाइव किया। तो अब आप बात करते हैं कि ये इंडिया में ही क्यों ऐसा है कि दी जा रही है। तो सबसे पहले इस पॉइंट को बोर्ड पर अपनी स्क्रीन पर देखिए कि ये मेडिसिन जो है, ये 70% जो मेडिसिन है वो इंडिया में बनेगी, इंडिया ही मैन्युफैक्चर करेगा। ये जो डिमांड है हाइड्रोक्लोरोक्विन की, ये इंडिया फुलफिल करेगा। इसका कारण क्या है, वो कारण समझिए। सबसे पहली चीज, पूरे वर्ल्ड में ये बीमारी जो दवा है सिर्फ मलेरिया को क्योर करती है, और मलेरिया अकेली एक ऐसी बीमारी है जो एब्सेंट है वर्ल्ड के मैक्सिमम देशों से, यानी कि ज्यादातर देशों में ये बीमारी है ही नहीं। अब इस चीज को इस मैप के जरिए आप समझ सकते हैं। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर ये मैप दिखाई दे रहा है, ये मैप के अंदर क्या है कि जहां पर रेड रेशो है, ये है हाई इन्फेक्टेड जोन, जहां पर जैसे ये वाला सेक्शन हो गया, ये हो गया, ये वाला सेक्शन हो गया, जहां पर भारी मात्रा में मलेरिया के केसेस मिलते हैं। इंडिया जो आता है ये मॉडरेट लेवल पर है, यानी कि हाई लेवल नहीं है, लेकिन काफी इंप्रूवमेंट की वजह से इंडिया पाकिस्तान हो गया या बांग्लादेश हो गया या ऐसे कुछ आसपास का देश हो गया, इन देशों में आज भी मलेरिया की बीमारी के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। जहां जहां पर ये लो एरिया है, तो इससे पता चल रहा है कि यहां पर काफी कंट्रोल कर लिया गया है। अब कंट्रोल कर लिया गया है तो इस बीमारी या इस दवा की कुछ खास आवश्यकता नहीं पड़ती। सेम ऐसे ही जो लाइट ब्लू कलर, जैसे ये वाले जो सेक्शंस हैं, यहां पर लगभग ये बीमारी पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। इसके अलावा बचे हुए जितने भी ये स्क्रीनिंग जो आपको दिखाई दे रही है, इस का मतलब बनता है या तो इन एरियाज में मलेरिया की बीमारी है ही नहीं, या फिर मलेरिया की बीमारी है तो उसका अभी कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है, कोई इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई इसका रिकॉर्ड नहीं है। तो जब रिकॉर्ड नहीं है तो यह माना जा सकता है कि ऑलमोस्ट नगण्य या जीरो वैल्यू पर यह मेडिसिन चल रही है, यानी यह बीमारी ऑलमोस्ट समाप्त हो चुकी है। अब जब इंडिया जो है, आप सभी को मैंने बताया कि इंडिया जो है मेडिसिन प्रोवाइड कर रहा है विश्व को, तो इस परिस्थिति में विश्व के अलग अलग कंट्रीज ने, डिप्लोमैट्स ने, हेड जो इस मेडिसिन के लिए बहुत ज्यादा तारीफ करी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और उनकी फॉरेन पॉलिसीज की, जिसके अंदर उन्होंने बार बार ये बोला कि शुक्रगुजार हैं, जिसके अंदर सबसे पहले इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने, आप जैसे चेक कर सकते हैं बहुत इजीली इसको, तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने मोदी को ट्वीट करके लिखा कि ये एक तरीके से बेसिकली संजीवनी बूटी का काम करेगी। ये बेसिकली उनके ट्वीट से पता चला। ब्राजीलियन राष्ट्रपति से इजराइल के राष्ट्रपति ने थैंक यू बोला, डोनाल्ड ट्रंप ने इस बीमारी के लिए थैंक यू बोला और रे ऑफ होप बोला कि इस परिस्थिति में ये एक आशा की किरण नजर आ रही है। इसके अलावा बहुत सारे कंट्रीज हैं जो डिमांड कर रहे हैं साथ लड़ने के लिए कि भाई इस समय में, इस परिस्थिति में साथ मिलकर, भारत के साथ मिलकर इन बीमारियों का इलाज किया जाए, ताकि भारत के पास जो ट्रीटमेंट है उसको इस्तेमाल किया जा सके। इस बीच में कुछ क्वेश्चंस जनरेट होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जनरेट होता है कि क्या इस मेडिसिन का शॉर्टेज होने वाला है आने वाले फ्यूचर में? क्या नियर फ्यूचर में ये मेडिसिन खत्म हो जाएगी?
तो इस सवाल का सबसे पहला जवाब सुन लीजिए। ये स्टेटमेंट, सबसे पहली चीज, शशि थरूर साहब ने ट्विटर अकाउंट पर लाइन लिखी थी अपनी, जिसके अंदर उन्होंने बोला था कि रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो आपकी जो आपकी मेडिसिन है HCQ, ये मेडिसिन की शॉर्टेज पड़ जाएगी, तो इंडिया में खुद ही लोगों के पास लड़ने के लिए रास्ते नहीं बचेंगे। ऐसा उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर बोला। तो जब ट्विटर अकाउंट पर ऐसा बोला गया, तब उस परिस्थिति के अंदर इंडिया के IDMA यानी इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ने, ये फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, IDMA का मतलब होता है इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। इसके एग्जीक्यूटिव अशोक कुमार मदान ने बोला कि इंडिया में 24 मिलियन टैबलेट पर ईयर की आवश्यकता पड़ती है। 24 मिलियन टैबलेट्स की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि लगभग आप अंदाजा लगा लीजिए, बहुत छोटा रेशियो, लगभग आप कह सकते हो 2-3 करोड़ 4 करोड़ लगा लो। तो अगर आप बात करें कि अगर ये लिमिटेड 24 मिलियन टैबलेट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है इस मेडिसिन के लिए, और हमारे देश में जब 24 मिलियन मेडिसिन की रिक्वायरमेंट पड़ रही है और इससे हम कई 100 गुना मेडिसिन प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम पीरियड के अंदर किसी भी तरीके से इस मेडिसिन का इंडिया में कोई शॉर्टेज नहीं पड़ने वाला है। इंक्लूडिंग इतना स्टॉक है हमारे पास में कि हम इसे विदेशों में सेल करने के बाद मुनाफा भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता। ये तो सिर्फ एक ये राजनीति का एक पार्ट बन गया कि लोगों के अंदर असमंजसता बना दी जाए कि भाई मेडिसिन खत्म होने वाली है, ताकि एक कंफ्यूजन की स्टेट बन जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अशोक मदान साहब ने क्लियर इसे बोला कि हम 20 करोड़ टैबलेट्स जो 200 mg ईच की है, ये पर डे आपकी इंक बनाई जा सकती है। अगर 20 करोड़ मेडिसिन एक मंथ में बनाए जाने की कैपेसिटी है, तो इसका मतलब यह कि किसी भी परिस्थिति में देश में मेडिसिन की कमी नहीं पड़ने वाली है। अब आ जाता है अगला पॉइंट, क्या है, व्हाट आर द एफर्ट्स ऑफ आवर कंट्री टू फुलफिल द डिमांड, कि क्या इसका डिमांड पूरा हो रहा है। हालांकि इस क्वेश्चन का जवाब आपको ऊपर ही मिल गया होगा। इंडिया ने 40 टन्स जो मेडिसिन है HCQ की हर महीने बनाने की स्पीड पकड़ ली है, जिससे विदेशों के अंदर मांगी गई मेडिसिन की डिमांड को ऑन टाइम फुलफिल कर दिया जाए, जिससे कि ये डिमांड किसी को भी कम ना पड़े। और इंडिया ने अपने बफर स्टॉक को भी प्रिपेयर कर लिया है। बफर स्टॉक का मतलब होता है यहां पर कि अपने पूरे एनुअल सेक्शन में जितनी मेडिसिन की डिमांड है आगामी, उसको पूरा किया जा रहा है। तो ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। इवन दैट स्पीड को बढ़ा दिया गया है, और इवन दैट जो बी पटेल ने एक इंटरव्यू में बोला था, आपके एसोसिएशन सेक्रेटरी जनरल हैं बी पटेल, इन्होंने बोला था कि इंडिया के पास सफिशिएंट रॉ मटेरियल, फाइनल प्रोडक्ट्स, फूड आइटम्स सब कुछ है, इवन दैट दवाइयां हैं, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये अक्सर होम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट से अक्सर इंफॉर्मेशन आती रहती है। अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट विल बी द बेनिफिट्स ऑफ सपोर्टिंग कंट्रीज बाय प्रोवाइडिंग ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमैनिटेरियन। क्या बेनिफिट्स मिलेंगे कंट्रीज को, क्या बेनिफिट मिलेंगे कंट्रीज को सपोर्ट करने में इंडिया की ह्यूमैनिटेरियन के अंदर, यानी कि मुसीबत के समय दवा को मुफ्त देने के लिए बाकी देशों को जब ये दवा मुफ्त में दी जा रही है, तो इंडिया को क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट यहां पे क्रिएट होता है कि इंडिया को बेनिफिट बहुत सारे तो नहीं मिलेंगे। जब दवा मुफ्त में जा रही है तो बहुत सारे बेनिफिट नहीं मिलेंगे, लेकिन सॉफ्ट पावर की पॉलिसी के आधार पर इंडिया ने हमेशा सपोर्टिंग नेचर अपनाया है, जिसके अंदर मानव जाति के उत्थान के लिए भारत ने सदैव बहुत सारे कदम उठाए हैं। हर जगह प्रॉफिट की जगह इन्होंने हमेशा कल्चर को बचाने के लिए, सोसाइटी और समाज को और देश को बचाने के लिए सोचा है। इससे बेनिफिट की बात करें तो बेनिफिट ये मिलेगा कि आने वाले टाइम में जिन देशों के अंदर इस समय हम मुफ्त में ये ह्यूमैनिटेरियन के आधार पर दवाइयां प्रोवाइड कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि जब मौका पड़ेगा और बीमारी से रिकवर होंगे तो हम ज्यादा जल्दी
बहुत तेजी से क्या कर पाएंगे, बहुत तेजी से अपने व्यापार के रास्ते बना पाएंगे, व्यापार के रास्तों के साथ साथ मुसीबत के समय इनसे मदद मांग पाएंगे, अपने लोगों को जो उनको फॉरेन ट्रेड्स के आधार पर बुलाया जा सकता है, इसके बाद टूरिज्म के लिए अट्रैक्ट किया जा सकता है रिलेशन इंप्रूव करने के बाद में, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये भारत को कहीं ना कहीं मुनाफा देगा। अगला क्वेश्चन ऐसा आता है जिसका जवाब मैं क्वेश्चन नंबर पहले के अंदर ही दे चुका हूं कि बफर स्टॉक क्या इंडिया ने कर रखा है, क्या देश ने अपने लिए कोई बफर स्टॉक कर रखा है क्या? तो इंडिया ने अपने लिए एक बफर स्टॉक का पूरा बंदोबस्त कर रखा है। बफर स्टॉक का मतलब होता है कि एक ऐसा स्टॉक कर लेना, एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना कि मुसीबत के समय में हमारे पास में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ थिंग्स हो, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ थिंग्स हो, सफिशिएंट नंबर ऑफ थिंग्स हो, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा इस मेडिसिन के थ्रू अपने आप को रिकवर कर सकें। तो इंडिया ने ऑलरेडी अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए, अपने आप को तैयार करने के लिए बहुत सारे बफर स्टॉक्स कर रखे हैं और आने वाले समय के अंदर और तेजी से इन बफर स्टॉक्स को फुलफिल किया जा रहा है। तो ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जिसमें किसी भी प्रकार से देश के अंदर घबराहट की परिस्थिति क्रिएट की जाए। तो इस तरीके से जब ये सारी क्वालिटीज पूरी की जाती हैं तो इंडिया सॉफ्ट पावर के रूप में धीरे धीरे विदेशों के सामने, विश्व के सामने एक पावर के रूप में सामने आ रहा है और पूरा का पूरा विश्व इस बात के लिए भारत का सम्मान करता है और कोशिश करता है कि आगामी सेक्शन के अंदर इस बात की पूरी उम्मीद है, जिस तरीके से भारत इस समय विदेशों के सामने अपने आप को चेंज यानी कि अपने आप का बदला हुआ रूप दिखा रहा है, तो आने वाले टाइम पीरियड में चाइना में विदेशों का घटता हुआ इंटरेस्ट और भारत में विदेशों का बढ़ता हुआ इंटरेस्ट प्रूव कर सकता है कि फाइनेंशियल तौर पर अनएम्प्लॉयमेंट से एम्प्लॉयमेंट के तौर पर, पॉवर्टी से और पैसे के तौर पर हमें आगे बेनिफिट्स मिलने की पूरी उम्मीद है। तो आज का टॉपिक यहीं पर हम समाप्त करते हैं। इसके बाद कोशिश करेंगे कि आपके लिए ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके सामने लाते रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।